अगर आप हंगेरी काम करने के लिए आने वाले हैं, चाहे आप अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं या हाईली स्किल्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि नए इमिग्रेशन रूल्स के बाद हुआ क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, हंगेरी में जो वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है या डी वीज़ा है, उसको रेजिडेंस परमिट बोला जाता है। तो अगर आप नेशनल डायरेक्टरेट जनरल फॉर एलियन पुलिसिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट है oif.gov.hu, तो आप देख पाएंगे उसको बेसिकली वर्क वीज़ा नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेस्ड ऑन आप किस तरीके का काम करने वाले हैं, आपको चूज करना है कि आप कौन से रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 6 मेन कैटेगरीज, और मैं उन्हीं कैटेगरीज के बारे में बात करूँगा जिसके लिए इंडियंस और जो साउथ एशिया रीजन के लोग हैं वो एलिजिबल हैं। अब देखिए, जो सबसे कॉमन जो रेजिडेंस परमिट है वो है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको तब अप्लाई करना है जब आप हाईली स्किल्ड नहीं हैं और जब आपके जॉब में डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको आमतौर पर रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप्लाई करना है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जैसे नाम से क्लियर हो जाता है, तो अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जा रहे हैं जिसका पर्पज़ है एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जैसे सपोज करिए कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, हम एग्जांपल दे देते हैं, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करिए। मैंने एक चीज़ देखी है कि कई बार एम्प्लॉयर्स को भी बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता है। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, अब वो आईटी में काम करने के लिए हंगेरी आ रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया, उनका रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया, जबकि वो एलिजिबल है हंगेरियन कार्ड के लिए। हंगेरियन कार्ड के अपने एडवांटेजेस हैं। अब जैसे अब क्या है कि आप रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फैमिली को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हंगेरियन कार्ड में बुला सकते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है हंगेरियन कार्ड। हंगेरियन कार्ड मेनली स्किल्ड लोगों के लिए है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री हो, और जो आपका जॉब है उसके लिए भी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो आमतौर पे अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, तो आप हंगेरियन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ ये चीज़ डिस्कस करिए। हंगेरियन कार्ड में फैमिली रियूनिफिकेशन पॉसिबल है, और अगर कल को आप पीआर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हंगेरियन कार्ड आपको उसके लिए एलिजिबल बना सकता है। क्योंकि अब नए इमिग्रेशन रूल्स के बाद बहुत सारे ऐसे रेजिडेंस परमिट हैं जिसमें आप पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, खासकर जो नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है 3 साल के बाद वाला। जो 5 साल के बाद वाला उसमें आप स्टिल एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जो बेस्ट आप हासिल कर सकें वो आप करें। फिर चौथी कैटेगरी है यू ब्लू कार्ड। अब हंगेरियन कार्ड की तरह यू ब्लू कार्ड भी हाईली स्किल्ड लोगों के लिए। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो तकरीबन 2000 यूरो से ऊपर होनी चाहिए, और अगेन डिग्री की ज़रूरत है या आपको मतलब मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो। यू ब्लू कार्ड हाईली स्किल्ड लोगों के लिए, और इस कार्ड का फ़ायदा ये है कि आपको ये मोबिलिटी देता है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये सिर्फ एक जॉब से एसोसिएटेड नहीं होता है, शुरू में होता है लेकिन उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। जैसे और जॉब्स में क्या होता है कि अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आपको नया रेजिडेंस परमिट चाहिए, लेकिन यू ब्लू कार्ड 1 साल के बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फिर है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र ये हुआ कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बड़े बैंक के लिए, और जो आपकी कंपनी है वो आपको ट्रांसफ़र इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र कर रही है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जैसा भी है, तो आप इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं छठी कैटेगरी की, ये ऐसे लोगों के लिए है जो रिसर्च के फील्ड में है, जो रिसर्चर हैं, जो बेसिकली कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है मिनिस्ट्री से,
वहाँ पे रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। ये पीएचडी करने के लिए नहीं है, पीएचडी वाले तो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी पे आएंगे, लेकिन ये जो रिसर्च कैटेगरी है रेजिडेंस परमिट फॉर रिसर्चर से ये एक अलग कैटेगरी है और ये भी हाईली स्किल्ड में आती है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा से कहता हूँ अच्छा ये रहेगा कि आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करें और कई बार अगर एम्प्लॉयर को क्लैरिटी नहीं होती है तो आप उनको सजेस्ट करें। और अगर आप इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं कि आपको कौन से रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।